गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के 16वें एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें कि जिससे बेहतरीन वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तथा सभी वीडियो का वहां पर पीडीएफ मटेरियल अवेलेबल है, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज हम लोग भारत के भूगोल पर ही चर्चा करते हैं और इसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख नदियों के विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ में हिमालय पर्वत पर डिटेल में चर्चा करेंगे और इसके साथ जो प्रमुख झीलें हैं उस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल बताना है। अब सिंधु नदी गिरती है अरब सागर में, ये तो बात ठीक है, लेकिन पूछा है इसका उद्गम स्थल कहाँ है। वैसे अगर एक लाइन में इसके आंसर की चर्चा की जाए तो सीधा सीधा जवाब है कि जो कैलाश मानसरोवर है, अर्थात कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी का ही एक मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं, मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, एक का नाम है सिंधु और एक का नाम है जो है सतलज। तो 3 नदियाँ निकलती हैं, एक क्लियर ध्यान रखिएगा। जो सिंधु निकलती है, ये कहाँ से निकलती है तो सिंधी खिबाब गारतंग से निकलती है। सतलज कहाँ से निकलती है तो राकस से निकलती है। और ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है तो वहाँ पे चमायुंग दंग हिमानी से। तो तीनों नदियों का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर है, अर्थात तिब्बत का पठार है, और इसी को कहते हैं कैलाश हिमानी। क्या कहते हैं? कैलाश हिमानी, क्योंकि कैलाश श्रेणी के पार्ट में है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी के पार्ट में है मानसरोवर झील, और वहीं से निकलती है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। अलग अलग स्थान है। ये राकस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकस ताल से। यह जो निकलती है सिंधु, ये कहाँ से निकलती है? सिंधु आपका निकलती है सिंधी खबाब से। कहाँ से निकलती है? सिंधी खबाब और गारतंग से। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है तो यहाँ पर है चमायुंग दंग हिमानी, इसी को कहते हैं छमायुंग। क्या कहते हैं? छमायुंग दंग हिमानी। और साथ में इसी को कहते हैं आंगसी ग्लेशियर। क्या कहते हैं? आंगसी ग्लेशियर। 3 नदियाँ निकलती हैं मानसरोवर से, इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन इसी के आधार पर हम थोड़ा और चर्चा कर देते हैं कि जिससे हमको सिंधु नदी के विषय में कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो जाए, क्योंकि सिंधु नदी पर उतनी डिटेल में चर्चा अभी तक हुई नहीं है। वही डिटेल में चर्चा कर लेते हैं सिंधु नदी पर। अगर हम बात करें सिंधु नदी का, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से है तो ट्रांस हिमालय का ही एक पार्ट है काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार तिब्बत में है उसी का नाम है कैलाश श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय का पार्ट ही है काराकोरम, काराकोरम का जो विस्तार तिब्बत में है उसका नाम है कैलाश श्रेणी, और यहीं पर स्थित है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के जिस स्थान से निकलती है उसका नाम है सिंधी खबाब प्लस गारतंग। तो ध्यान रखिएगा, सिंधी खबाब और गारतंग कहाँ, सिंधी खबाब और गारतंग से कौन नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। और यह जो सिंधु नदी है, यह सिंधु नदी ध्यान रखिएगा भारत के सिर्फ एक जिले से होकर के गुजरती है। भारत के केवल एक जिले से होकर के गुजरती है और उस जिले का नाम है लेह जिला। क्या नाम है? लेह जिला। केवल लेह जिले से होकर के ही गुजरती है सिंधु नदी। और साथ में यहाँ पर कुछ दर्रे पड़ते हैं मार्ग में, जाराला है, चार्डिंगला, इन दर्रों से भी होकर के गुजरती है। और सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक नदी। तो ये ध्यान रखिएगा, यह सिंधु की सहायक है जिसका नाम है श्योक नदी। सिंधु की सहायक है श्योक। और किधर की सहायक है तो ये भी ध्यान रखिएगा, चूंकि नदी का प्रवाह इधर है, इस डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन हो जाएगा ये राइट हो जाएगा और इधर का डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगा। ये क्लियर रखिएगा। तो राइट की जो है श्योक है और लेफ्ट की जो है यहाँ पर एक जास्कर है। श्योक की एक और सहायक है जिसको कहते हैं नुब्रा नदी घाटी। तो श्योक की भी एक सहायक है जिसका नाम है नुब्रा। नुब्रा इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग कहाँ जाते हैं तो लेह से सियाचिन जाते हैं, और बीच में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा। और इस पर अगर देखा जाए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। एक देखिए यहाँ पर गिलगिट है। क्या है? गिलगिट है। फिर और जाते हैं आगे तो यहाँ पर स्वात है, कुनार है, काबुल है, ये सब नदियाँ इसी की हैं। फिर यहाँ पर कुर्रम है, तोची है,
कोमल है, ये सब इसकी सहायक हैं। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पर सोहन है। क्या है? सोहन है। फिर यहाँ पर एक और नदी है जिसका नाम है सोरू नदी। क्या नाम है? सोरू नदी। इसके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और सोरू नदी पर ही एक डैम है जिसका नाम है चुटक डैम। क्या नाम है? चुटक डैम। तो सोरू नदी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोरू नदी पर ही है चुटक डैम, और सोरू नदी जो है इसके प्रवाह के देखिए विपरीत जाती है। सभी नदियों का जो प्रवाह है आप देखिए इस तरफ से है, लेकिन जो सोरू का प्रवाह है यह इधर की है। किधर है? इस तरफ इसका प्रवाह है, ये आप क्लियर रखिएगा। इसलिए सोरू नदी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम और नदियों की बात करें, इसमें काफी नदियां हैं कि जो सिंधु की सहायक हैं। उसमें झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। एक एक की हम लोग क्रमवार चर्चा करते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जो श्योक नदी है, श्योक नदी को ही कराकोरम में क्या कहते हैं? इसको मृत्यु नदी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कराकोरम क्षेत्र में सिंधु को जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं मृत्यु की नदी। ये भी आपको क्लियर कट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सिंधु नदी अपने जल का जहाँ पर विसर्जन करती है उसका नाम है मकरान तट। कहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है? मकरान तट पर। बाकी ये नदियाँ कहाँ कहाँ पर मिलती हैं जो इसकी सहायक हैं? तो इधर से देखिए झेलम है, झेलम है, चेनाब है, फिर यहाँ पर रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो सब नदियाँ अलग अलग स्थान पर मिलती हैं। जो झेलम चेनाब से मिलती है उसका नाम है ट्रिमू है। जो चेनाब आपकी रावी से मिलती है उसका नाम रंगपुर है। फिर चेनाब जहाँ पर सतलज से मिलती है उसका नाम है पंजनद है। और सतलज जहाँ पर जाके सिंधु नदी में मिलती है उसका नाम है मिठनकोट। तो इस प्रकार से आपको क्रमवार भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अगली नदी पर हम बात करते हैं। अगली नदी जो है इसकी मतलब सहायक नदी है सिंधु की। तो सिंधु की एक सहायक नदी जिसका नाम है झेलम। झेलम को ही एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं बितस्ता। क्या नाम दिया जाता है? बितस्ता। बितस्ता झेलम का ही नाम है। इसे हम कहते हैं कश्मीर घाटी का वरदान। और ध्यान रखिएगा, यह जिस घाटी से होकर के बहती है उस घाटी का नाम है यमसीटी। अगर हम पिछले वाले में जाएं तो ध्यान रखिएगा, जो सिंधु नदी है यह सिंधु नदी जिस कह सकते हैं घाटी से होकर के बहती है उस घाटी का नाम है ITSZ। क्या नाम है? ITSZ, इंडस सांगपू सचर जोन। और उसमें भी इंडस सांगपू सचर जोन में भी कई पार्ट होते हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यह खास करके जो गुजरती है यह लद्दाख और जास्कर के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लद्दाख और जास्कर के मध्य से। क्योंकि आप क्रम से देखेंगे तो इधर आपका लद्दाख कराकोरम मिलता है, लद्दाख मिलता है, फिर जास्कर। तो वैसे तो यह ITSZ से गुजरती है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यह कराकोरम लद्दाख और जास्कर के मध्य से गुजरती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। उसके विषय में अगर हम लिखना चाहें तो चूंकि ITCZ जो है, ITSZ इंडस सांगपू सचर जोन, तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के भी 3 पार्ट हैं। एक का नाम है कराकोरम, एक का नाम है लद्दाख, एक का नाम है जास्कर। तो इन दोनों के मध्य से जो गुजरती है उसका नाम है श्योक। क्या नाम है? श्योक। और इसके मध्य से जो गुजरती है इसका नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। तो सिंधु वैसे तो गुजरती है ITSZ से, लेकिन करीब से देखा जाए यह लद्दाख और जास्कर के मध्य से गुजरती है, जबकि लद्दाख और कराकोरम के मध्य से कौन गुजरती है? श्योक नदी गुजरती है। इसी प्रकार जब हम अगले की बात किए हैं तो यहाँ पर जो दर्रा है उसका नाम दर्रे का है यमसीटी। क्या नाम है? यमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसको कहते हैं कश्मीर की घाटी। यमसीटी को ही कहते हैं कश्मीर की घाटी। और इसी घाटी से होकर के जो नदी गुजरती है उस नदी का नाम है झेलम नदी। झेलम नदी चूंकि इस घाटी से होकर के गुजरती है इसलिए इसे कश्मीर घाटी का वरदान कहते हैं। कहाँ से निकलती है? तो कश्मीर घाटी में अनंतनाग से निकलती है तथा यह बारामूला तक विसर्पण करती है। तो कश्मीर घाटी में यह अनंतनाग और बेरीनाग, ध्यान रखिएगा, अनंतनाग और बेरीनाग से निकलती है तथा यह अनंतनाग से बारामूला तक विसर्पण करती है। ये भी क्लियर ध्यान रखिएगा। विसर्पण करने के लिए ही यहाँ पर एक झील बनी है जिसका नाम है बुलर झील, और यह गोखुर झील के नाम से जानी जाती है। तो जम्मू कश्मीर में चूंकि यह नदी विसर्पण करती है, तो जब नदियाँ विसर्पण करती हैं तो वहाँ पर गोखुर झील पाई जाती है। और उसी गोखुर झील के रूप में विद्यमान है बुलर झील, जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुलर झील जो है यह विवर्तनकीय झील के नाम से भी जानी जाती है। फिर इस झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। क्या नाम है? किशन गंगा। किशन गंगा को पाकिस्तान में जिस नाम से पुकारते हैं उसका नाम है नीलम। क्या नाम है? नीलम। तो किशन गंगा को ही पाकिस्तान में नीलम के नाम से हम लोग जानते हैं। इस पर कुछ प्रमुख डैम है, अगर उसकी हम बात करें तो इस पर तुलबुल डैम है, उरी डैम है, तुलबुल है, उरी है,
साथ में हम बात करें कि हम मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर तक भारत पाक की सीमा से गुजरती है। तो यह जो नदी है यह कहाँ से, मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा से गुजरती है। और यह जो नदी झेलम है यह चेनाब नदी में जहाँ पे जाकर के मिलती है उस स्थान का नाम है ट्रीमू। तो झेलम नदी चेनाब नदी में कहाँ जाके मिलती है, तो ट्रीमू में मिलती है। और ट्रीमू कहाँ है, पाकिस्तान में है, एक क्लियर रखिएगा। तो पाकिस्तान के ट्रीमू में जा करके या झेलम नदी किस में मिल जाती है, झेलम नदी जाके चेनाब में मिल जाती है। अगली नदी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगली जो नदी है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका नाम है चेनाब। चेनाब का ही एक और नाम है, पौराणिक नाम, जिसको कहते हैं अस्कनी। और इसे हम कहते हैं सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसे क्या कहते हैं, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह जो चेनाब नदी है दो नदियों के संगम से मिली है, एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा। चंद्र जो है यह नॉर्थ में है, भागा जो है साउथ में है। और अगर ये कहाँ से निकलती है इसके विषय में प्रश्न पूछा जाए तो यह निकलती है, एक दर्रा है यहाँ पर है बारालाचा दर्रा। क्या नाम है, बारालाचा दर्रा से निकलती है। बारालाचा दर्रा कहाँ पर है, यह ग्रेट हिमालय का पार्ट है और हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालय के बहुत से दर्रे हैं, उनकी चर्चाएं कालक्रम में हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो चंद्र और भागा इसी बारालाचा दर्रा से निकलती है जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है और हिमाचल प्रदेश में है। यह नदी कहाँ पर आपस में मिलती है, तो तांडी के समीप दोनों नदियां आपस में मिल करके चेनाब के नाम से आगे बढ़ती हैं। इस पर कई डैम हैं, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर कीरू डैम है, तुलहस्ती डैम है, बगलिहार है, सलाल है और रातले डैम है। तो इतने डैम इस पर विद्यमान है। साथ में एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है किश्तवाड़। किश्तवाड़ नदी के विषय में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। साथ में इसमें जो आके झेलम मिलती है, तो झेलम कहाँ पे आके मिलती है, तो ट्रीमू में आके झेलम मिलती है। और रंगपुर के पास आके रावी मिलती है। कौन मिलती है, रावी मिलती है। और पंजनत के पास आके कौन मिल जाती है, तो सतलज मिल जाती है। तो सभी नदियों का संगम भी हमको याद होना चाहिए। और इसी नदी पर एक और डैम निर्माणाधीन है जिसका नाम है पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है यह किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर चेनाब की सबसे बड़ी या हम कह सकते हैं चेनाब की एक सहायक नदी है जिसका नाम मरुसूदरी नदी। मरुसूदरी नदी पर यह क्या है, निर्माणाधीन एक परियोजना है जो इस राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। तो पाकल दुल इसी चेनाब नदी पर है और उसकी सहायक नदी है मरुसूदरी। तो मरुसूदरी पर ये बन रही है और यह जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। कितने महत्वपूर्ण बिंदु चेनाब नदी से संबंध रखने वाले हैं। अगर हम अगली नदी की बात करें तो अगली नदी यहाँ पर है रावी नदी और साथ में ब्यास नदी। तो रावी और ब्यास की हम एक साथ चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें रावी का जो पौराणिक नाम है उसे कहते हैं परुषणवी। ब्यास परुषणवी है और इरावती है, दो नाम इसके हैं। ब्यास का अगर बात करें तो इसका नाम विपाशा है और आर्गिकिया है, दो नाम इसका है। ये भी क्लियर रखिएगा। रावी को हम लाहौर की एक प्रमुख नदी मानते हैं क्योंकि लाहौर में यही एक नदी है जिससे जल की प्राप्ति होती है। दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, अगर इसके विषय में चर्चा किया जाए तो रोहतांग दर्रा से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा किसका पार्ट है, तो यह लघु हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है, लघु हिमालय का पार्ट है। लघु हिमालय में भी किसका पार्ट है, तो पीर पंजाल श्रेणी का। और कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ये आप क्लियर रखिएगा। यह जो रावी है और ब्यास है, रावी पर 3 डैम है। अगर हम उनके डैम की बात करें तो एक का नाम है उज डैम। उज कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। रंजीत सागर डैम है, एक कहाँ पर है, तो यह पंजाब में है। थीन डैम है, रंजीत सागर को ही थीन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक है शाहपुर कांडी डैम। क्या है, शाहपुर कांडी डैम। इसे भी आपको ध्यान रखना है। जो शाहपुर कांडी डैम है यह रंजीत सागर डैम को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे रंजीत सागर डैम को सपोर्ट करने के लिए शाहपुर कांडी डैम कालांतर में बनाया गया है। किसको सपोर्ट करने के लिए, रंजीत सागर को। और रंजीत सागर कहाँ पर है, पंजाब में है। शाहपुर कांडी भी कहाँ है, पंजाब में है। अगर हम और बात करें तो यहाँ पर जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी पर भी एक बांध है जिसका नाम है पोंग बांध और हिमाचल प्रदेश में है। और इसी के आधार पर एक झील है जिसका नाम है पोंग झील। और पोंग झील को ही एक नाम दिया जाता है महाराणा प्रताप सागर। क्या, महाराणा प्रताप सागर इसी पोंग झील को कहा जाता है। और ये किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है। जबकि राणा प्रताप अगर सागर की बात किया जाए, क्या, राणा प्रताप सागर का, तो राणा प्रताप सागर राजस्थान में है और चंबल नदी पर यह निर्मित एक बांध है। तो ये क्लियर रखिएगा। यह जो पोंग बांध है क्यों बनाया गया है, तो पोंग बांध ब्यास नदी पर इसलिए बनाया गया है कि जिससे
इंदिरा नहर को जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके कब? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में चूंकि यह नदियां शुष्क हो जाएंगी, तो ऐसे में अगर इस पर कोई डैम है उससे जलापूर्ति हम इंदिरा नहर में करा सकते हैं। और इंदिरा नहर आपकी राजस्थान की सबसे प्रमुख नहर है, ये भी क्लियर रखिएगा। यह राजस्थान की सबसे प्रमुख नहर है। जहां से निकलती है वह स्थान है हरके बैराज। तो हरके बैराज कहाँ पर है? तो ब्यास और सतलज नदी का यह संगम है, वहीं से निकलती है इंदिरा नहर। इसको भी क्लियर रखिएगा। और यह इंदिरा नहर राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है, नहर है। और इसको सपोर्ट करने के लिए या इसको जलापूर्ति करने के लिए इस ब्यास नदी पर एक डैम है जिसका नाम है पोंग डैम। और पोंग डैम को ही महाराणा प्रताप सागर कहते हैं। इसको भी क्लियर रखिएगा क्योंकि प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अगली नदी की हम बात कर लेते हैं। अगली नदी एक और हमारी जिसका नाम है सतलज। अगर हम सतलज की बात करें तो सतलज का जो पौराणिक नाम है उसे कहते हैं सतुद्री या शताब्दी नाम देते हैं। यह हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। क्यों? क्योंकि यह ट्रांस हिमालय, हम कहें तिब्बत के पठार से निकलती है। अगर इस पर हम डैम की बात करें तो अच्छा, कहाँ से निकलती है? तो सिंधी खबाब से तो निकलती है सिंधु नदी, लेकिन मानसरोवर के राकस ताल से निकलती है कौन सी नदी? तो सतलज नदी। सतलज नदी की कई सहायक नदियां हैं। एक है स्पीति, स्पीति की सहायक है पारेचू। और यहाँ पर हरके बैराज के पास आकर के जो नदी मिलती है उसका नाम है ब्यास। यह जहाँ पर जाकर के सिंधु नदी में मिलती है उसका नाम है मिठनकोट। और साथ में पंजनत के पास जो नदी मिलती है उसका नाम है चेनाब। तो चेनाब आके इस पंजनत के पास मिलती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सतलज नदी जो है यह सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी क्लियर रखिएगा। सिंधु की दूसरी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है सतलज। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम अगले की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख डैम हैं। डैम कौन कौन से हैं? तो एक है भाखड़ा नंगल बांध, एक है पार्वती 3, एक है कोल डैम, एक है रामपुर, एक है सरहिंद नहर परियोजना। इतने डैम इस सतलज नदी से संबंध रखते हैं। भाखड़ा नंगल की बात किया जाए तो जो भाखड़ा नांगल बांध है यह एक जलाशय है। और इसके जलाशय पे एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है? गोविंद सागर। लेकिन गोविंद सागर से ध्यान रखिए, भाखड़ा नांगल के द्वारा जो जलाशय है उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर, क्लियर रखिएगा। लेकिन एक गोविंद बल्लभ पंत है। गोविंद बल्लभ पंत जो है इसे हम रिहंद बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिहंद बांध। यह सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में है, क्लियर रखिएगा। उसी प्रकार एक गोविंद सागर बांध है, ये सहजात नदी पर है। और सहजात नदी कहाँ है? ललितपुर में है। इस प्रकार से यह इतने प्रमुख बिंदु थे जो सतलज नदी से संबंध रखते थे कि सतलज नदी का पौराणिक नाम क्या है, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। क्यों काटती है? क्योंकि यह तिब्बत के पठार से निकलती है। तो जितने भी तथ्य थे उसको यहाँ पर लिखने का प्रयास किया गया है। साथ में एक दर्रा भी इसके मार्ग में पड़ता है जिसका नाम है सिपकीला दर्रा। इतने तथ्यों को यदि आप याद रखते हैं तो पूरी तरीके से सतलज नदी से संबंध रखने वाले सभी प्रश्नों को आप बना सकते हैं। साथ में अब सिंधु नदी पर कुछ यहाँ पर द्वाब हैं, उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो द्वाब है, एक है सिंधु नदी, सिंधु और झेलम के मध्य में जो द्वाब है उसको कहते हैं सिंध सागर या इसी को कहते हैं थाल द्वाब। इसी प्रकार झेलम और चेनाब के मध्य में जो उसको कहते हैं छाछ द्वाब। छाछ को कहते हैं चेनाब प्लस झेलम। तो यहाँ पर जो छाछ है इसको कहते हैं चेनाब प्लस झेलम। इसी प्रकार चेनाब और रावी के मध्य में जो उसका कहते हैं रचना द्वाब। रचना को ही रावी और चेनाब, तो ध्यान रखिएगा इन्हीं के नाम के आधार पर रखा गया है। पारी जो है यह रावी और ब्यास के मध्य में है। बिस्त जो है ब्यास और सतलज के मध्य में है। और इसी बिस्त का एक और नाम है जिसको कहते हैं जालंधर द्वाब। तो इतने संबंध रखते हैं आपके सिंधु नदी से, जिसके सभी नदियों के साथ साथ इस पर जो आधारित द्वाब हैं उनको भी चर्चा करने का हमने प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आपको इसके माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे आप देख सकते हैं, यह पूरी तरीके से आंकड़े पर आधारित है। लिखा है हैली मैन के अनुसार गंगा नदी द्वारा समुद्र में जमा निक्षेप है इसकी मात्रा है। तो इसकी जो टोटल मात्रा है यह है 1600 गुणे 10⁶ टन प्रति वर्ष। तो इसे आप एज इट इज आंकड़े को याद करिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधोलिखित झीलों में से कौन प्राण मछली के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आंसर होगा यह आपका होगा एक प्रकार से चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहाँ पर प्राण मछली जो है यह एक प्रकार से झींगा मछली है। क्या है? झींगा मछली है। और इसकी
बढ़ती आबादी को लेकर के एक पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। बढ़ती आबादी को लेकर के इसकी बढ़ती जो आबादी है, बढ़ती आबादी से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कैसी? पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है, इसलिए यह चर्चा में है। अगर इस मछली के दायरे में देखा जाए कौन कौन सी इसमें मछलियां हैं, तो कई मछलियां हैं, उनके सभी नाम तो यहाँ पे नहीं देखे जा सकते हैं, फिर भी हम एक दो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इसके अंदर हिल्सा है, फिर यहाँ पर एनकोबी है, क्या है? एनकोबी है। और बात करें तो मुलेट है, क्या है? मुलेट है। ये सब इस झींगा मछली की, या हम कह सकते हैं जो प्राण मछली है, प्राण मछली के अंतर्गत ये सब मछलियां पाई जाती हैं। प्राण मछली एक झींगा मछली है, ये भी आपको क्लियर रखना है। यह चर्चा में क्यों था? क्योंकि बढ़ती हुई इसकी आबादी एक पर्यावरणीय समस्या को जन्म दे रही है। और यह कहाँ पर पाई जा रही है? तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का झील के नॉर्थ में कौन सी नदी है? तो उसका नाम है महानदी। और चिल्का झील की अगर दक्षिण में बात करें तो वहाँ पर ऋषिकुल्या है और वंशधारा है। इन सब पर चर्चाएं हम लोग अतीत की वीडियो में बहुत बेहतर ढंग से किए हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही की चर्चा करनी है। लिखा है दंडकारण्या में कपास की विस्तृत खेती होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुजरात के तट में धान की विस्तृत खेती होती, ऐसा भी नहीं है। फिर निचले गंगा मैदान में मूंगफली की खेती हो, ऐसा भी नहीं है। सुरमा घाटी में चाय की खेती होती है, ये बात पूरी तरीके से सत्य है, यही आपका आंसर है। सुरमा जो घाटी है, अगर हम इसके विषय में बात करें तो सुरमा घाटी के विषय में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चाय की खेती की जाती है और यह असम तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में विद्यमान है। जो असम क्षेत्र है और आपकी ब्रह्मपुत्रा जो नदी घाटी है, वहीं पर यह सुरमा घाटी है और सुरमा घाटी में चाय की खूब खेती की जाती है। सुरमा घाटी जो असम में है, वहीं पर कुछ तेल के खनन के क्षेत्र हैं, उसमें कौन कौन से हैं? तो उसका नाम है डिगबोई है, नाहरकटिया है और रुद्र सागर है। ये 3 तेल के यहाँ पर प्रमुख खनन क्षेत्र हैं, इसी भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर है? असम में है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा और इस पर चर्चा करें, क्योंकि यहाँ पर सुरमा घाटी की चर्चा हो गई है, लेकिन ध्यान रखना है एक सुरमा नदी भी है और एक कुसियार नदी है। सुरमा नदी जो है, यह बराक नदी, जब बराक नदी कहाँ से निकलती है? इस नागा पहाड़ी से निकलती है। और नागा पहाड़ी से अगर कहाँ निकलती है, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर है एक पहाड़ी जिसका नाम है माउंट जपोय। क्या नाम है? माउंट जपोय। तो माउंट जपोय से यह नदी निकलती है, कौन सी? बराक नदी। बराकर नहीं, बराकर ध्यान रखिएगा दामोदर की सहायक, ये बराक की बात कर रहे हैं। बराक नदी निकलती है और आगे चल करके यह 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा का जो नाम है उसका नाम है सुरमा नदी, ऊपर वाली का नाम है सुरमा और जो नीचे वाली है इसका नाम है कुसियार। तो 2 नदियां हैं, सुरमा और कुसियार। और यही दोनों नदियां फिर आगे जा कर के यह जहाँ पर बांग्लादेश की शुरुआत होती है, वहाँ से ये 2 शाखाओं में विभक्त होती है और बांग्लादेश में ही फिर दोनों ये शाखाएं आपस में मिक्स होकर के जिस नाम से आगे बढ़ती हैं उसका नाम है मेघना। क्या नाम है? मेघना। और यही मेघना जब जा करके आपके इस पद्मा में मिलती है, या हम कहें इस जमुना में मिलती है, जो जमुना है, तो इसका नाम हो जाता है मेघना। और मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि सुरमा घाटी के आधार पर याद आया, इसलिए सुरमा नदी की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न एक एक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जो मेन तथ्य हैं, मेन तथ्यों को आपको मेमोराइज करना है, याद करना है। इसलिए जो तथ्य जहाँ पर मिलते हैं उनको वहाँ पर सेट करने का प्रयास किया गया है, कि जिससे आपको आंकड़े को याद करने में थोड़ा सहूलियत हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर केदारनाथ एवं बद्रीनाथ। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ से हमको यह चर्चा करनी है कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय पर हमको थोड़ा बृहद चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि हिमालय पर अभी तक बृहद चर्चा हो नहीं पाई है। तो हिमालय पर हम बृहद चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में ये ध्यान रखिए पहले केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जो स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? अगर इसके विषय में हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुमायूं हिमालय के ये पार्ट है। किसके पार्ट हैं? कुमायूं हिमालय के पार्ट हैं। लेकिन हम चलिए पहले हिमालय पर थोड़ा बृहद चर्चा करते हैं, क्योंकि हिमालय से प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं। तो हिमालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं। मेन तो 3 श्रृंखला है, एक है ग्रेट हिमालय, एक है लघु हिमालय, एक है शिवालिक। लेकिन ट्रांस हिमालय भी इसके समानांतर ही फैला है, इसलिए ट्रांस हिमालय को भी इसके साथ हम अध्ययन कर लेते हैं। जबकि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति एवं संरचना हिमालय से अलग है, ये क्लियर रखिएगा। तो ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है। उसके बाद एक यहाँ पर कह सकते हैं भ्रंश नहीं, बल्कि यहाँ पर एक घाटी जिसका नाम ITSZ, और इसी ITSZ से सिंधु नदी गुजरती है। उसके पश्चात आपका ग्रेट हिमालय है।
ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में एक घाटी जिसका नाम है यमसीटी है। क्या नाम है? यमसीटी है। अगर हम यमसीटी के विषय में बात करें तो यमसीटी से ही आपकी झेलम नदी गुजरती है। साथ में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में जो घाटी उसका नाम है यमबीएफ है। क्या नाम है? यमबीएफ, इसे आप क्लियर रखिएगा। साथ में विशाल मैदान और शिवालिक के मध्य में एक घाटी जिसका नाम है एचएफएफ। क्या नाम है? एचएफएफ। इसी एचएफएफ को जो नाम दिया जाता है इसे कहते हैं तराई। क्या कहते हैं? तराई। तो इन तथ्यों को आपको याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अगर हम और बात करें तो ट्रांस हिमालय को ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय के कई पार्ट हैं, एक है कराकोरम, एक है लद्दाख, एक है जास्कर। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो यहां पर कराकोरम नॉर्थ में है, लद्दाख उसके साउथ में है और जास्कर सबसे साउथ में है। ये एकदम क्लियर रखिएगा। अगर हम बात करें कराकोरम और लद्दाख के मध्य से श्योक नदी गुजरती है। लद्दाख की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट राकापोसी। क्या नाम है? माउंट राकापोसी। लद्दाख और जास्कर के मध्य से जो नदी गुजरती है इसका नाम है सिंधु नदी। जबकि वैसे सिंधु नदी लिखा जाता है ITSZ, लेकिन वास्तविक स्थिति इसकी जो है यह कहाँ से गुजरती है? तो सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर के मध्य से गुजरती है। जास्कर वैसे है ट्रांस हिमालय का, इसकी उत्पत्ति ट्रांस हिमालय के साथ है, लेकिन इसका विस्तार जो है यह ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय में है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, जास्कर की जो उत्पत्ति है ट्रांस हिमालय में है, लेकिन विस्तार कहाँ पर है? तो ग्रेट हिमालय में। इस तथ्य को एकदम क्लियर कट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की त्रुटि एक्सेप्ट नहीं होती है। फिर बात करें कि यहाँ पर ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तो कई चोटियों की यहाँ पर चर्चा की जाती है। एक है माउंट केटू, एक है गासेब्रम, मासेब्रम और ब्राड पीक। अगर माउंट केटू की बात करें तो माउंट केटू को ही हम कहते हैं यहाँ पर माउंट केटू। माउंट केटू जो है यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो किसका पार्ट है? तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यह एकदम क्लियर कट याद रखिएगा, माउंट केटू ही ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि यह अक्साई चीन का पार्ट है, लेकिन भारत इसे मानता है कि यह मेरा पार्ट है, इसलिए यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं जिसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सियाचिन है, पैफो है, बाल्टरो है, हिस्पार है, सासैनी है और ग्रेंगे हिमानी है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ दर्रे भी दिए गए हैं जिसमें है कराकोरम है, केप सांगला है, लनकला है, चांगला है, जाराला है, चार्डिंगला है और खारदुंगला है। तो इतने दर्रे हैं और यही खारदुंगला दर्रा है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? लेह से कहाँ जाते हैं? तो सियाचिन जाते हैं। और साथ में यहाँ पर किसका सहारा लेते हैं? तो नुब्रा नदी घाटी का सहारा लेते हैं। और नुब्रा नदी घाटी किसकी सहायक है? तो श्योक की सहायक है। श्योक किसकी सहायक है? तो सिंधु की सहायक है। इन तथ्यों को जहां तक हो सकता है एक दूसरे से कनेक्ट करके समझते हुए हम लोगों को याद करना है, तभी जाकर के आंकड़े याद होंगे। अन्यथा पढ़ने को तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन सभी आंकड़े पीछे फिर भूलते जाते हैं। तो पीछे के सभी आंकड़ों को एक साथ आप कनेक्ट करिए और पढ़ने का प्रयास करिए। अगला यहाँ पर जो हिमालय है उसका नाम है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की अगर हम प्रमुख पर्वत चोटियों की बात करें तो वो तो बात की बात है। पहले यहाँ पर देखते हैं ग्रेट हिमालय का जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है। तो नंगा पर्वत से शुरू होता है और नामचा बरवा तक है। कहाँ तक है? नामचा बरवा तक है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, नामचा बरवा कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके उत्तर में जो है घाटी उसका नाम है ITSZ, जहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। इसके दक्षिण में जो घाटी उसका नाम है यमसीटी। यमसीटी को ही कहते हैं कश्मीर की घाटी, इसी में गुजरती है झेलम नदी। अगर इसमें हम प्रमुख विद्यमान चोटियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये क्लियर कट याद रखिएगा। अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ से जो नदी निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी, आगे चर्चा करेंगे हम। अगले यहाँ पर चोटी है बद्रीनाथ। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये तीनों उत्तराखंड में पर्वत चोटियां हैं किसकी? ग्रेट हिमालय की। तो इस एकदम क्लियर कट यहाँ पर लिखा गया है कि कौन किसका पार्ट है, जिससे आपको स्थान भी पता चल जाए, साथ में किस हिमालय का पार्ट है ये भी पता चल जाए। तो ग्रेट हिमालय का जो विस्तार उत्तराखंड में है वहाँ पर है केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। केदारनाथ से जो नदी निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी, बद्रीनाथ से जो निकलती है उसका नाम अलकनंदा, नंदा देवी से जो निकलती है उसका नाम है पिंडारी। सिक्किम में जो उसके पश्चात यह विस्तार चला जाता है नेपाल में। नेपाल में जो इसकी श्रेणियाँ है उसमें है धौलाधर, क्या है? धौलागिरी है, क्या है? धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है, गौरी शंकर है,
माउंट एवरेस्ट है, मकालू है। इतने पार्ट जो हैं मकालू तक के, कहाँ तक के, मकालू तक के जो पार्ट हैं ये आपके मिलते हैं किसमें, नेपाल में। कंचनजंगा जो है ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। और कंचनजंगा जो है यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसे भी एकदम क्लियर कट याद रखिएगा। यहाँ पर जो प्रमुख दर्रे हैं अगर हम इनकी चर्चा करें तो यहाँ पर दर्रा है बुर्जिल दर्रा, क्या नाम है, बुर्जिल दर्रा है, जोजिल दर्रा है। बुर्जिल और जोजिल दर्रा जो है ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगर हम बात करें बारालाचा सिपकीला, तो बारालाचा और सिपकीला जो हैं ये कहाँ पर हैं, तो हिमाचल प्रदेश में है और ये भी ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं। फिर हैं थांगला, मानाला, नीटा पास, लिपुला, ये सब कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में हैं। नाथुला और जेलपला कहाँ पे हैं, सिक्किम में है। तो किस हिमालय के पार्ट है और किस राज्य में स्थित है, आपको दोनों तथ्यों को याद रखना है, तभी जाकर के आपके प्रश्न बनेंगे, अन्यथा आप प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे। इस आधार पर हमको देखते चलना है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं। अगर इसकी हम बात करें कौन कौन सी ग्लेशियर हैं, यहाँ पर है गंगोत्री हिमानी, सतोपथ, पिंडारी, मिलाम, यमुनोत्री, जेमू और हिमनद। तो यहाँ पर है गंगोत्री, फिर सतोपथ, पिंडारी, मिलाम, यमुनोत्री और जेमू। जेमू इसलिए हमको याद रखना है क्योंकि जेमू कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता नदी, लेकिन जो झील है उस झील का नाम है चोल्हामू झील। क्या नाम है, चोल्हामू झील, ये एकदम क्लियर कट याद रखिएगा। तो चोल्हामू झील से ही नदी निकलती है तिस्ता, और कहाँ जाकर के मिलती है, यह मिलती है ब्रह्मपुत्रा में। तो ब्रह्मपुत्रा की यह सहायक नदी है जो कहाँ से निकलती है, जेमू हिमनद से, जिसके माध्यम से झील बनती है चोल्हामू लेक। तो इतने तथ्य आपके ग्रेट हिमालय से संबंध रखने वाले हैं, इनको आपको याद रखना है जिससे आपके प्रश्न बनाने में थोड़ी सुविधा हो जाए। बाकी बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ता है, जोजिल दर्रा किसको जोड़ता है, बारालाचा किसको जोड़ता है, सिपकीला किसको जोड़ता है, इस पर चर्चाएं हम लोग अतीत में कर चुके हैं, उसको भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसके पश्चात हम अगले हिमालय की बात करते हैं। अगला जो हिमालय है वह है लघु हिमालय। अब लघु हिमालय का अगर हम विस्तार की बात करें तो लघु हिमालय के कई पार्ट हैं। एक है इसका पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। दूसरा पार्ट है धौलाधर जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा है उसका नाम है नागटीवा, ये कहाँ पर, उत्तराखंड में है। चौथा जो उसका नाम महाभारत, और ये कहाँ पर है, नेपाल में है। आपको ध्यान रखना है लघु हिमालय के 4 पार्ट है, पीर पंजाल, धौलाधर और नागटीवा तथा महाभारत। सबके कहाँ कहाँ पर स्थान है, इन स्थानों को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके उत्तर में जो घाटी उसका नाम है यमसीटी है। इसके दक्षिण में जो घाटी उसका नाम है यमबीएफ या यमबीटी। कश्मीर की घाटी से ही झेलम नदी गुजरती है। अगर यमबीटी या यमबीएफ की हम बात करें तो इसका जो पश्चिम वाला भाग है वहाँ पर दून की घाटी है, उसी आधार पर है पाटली दून, कोदरी दून, देहरादून। अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में जो है द्वार की घाटी है, वहाँ पर हरिद्वार स्थित। और इसी में एक आपकी घाटी है जिसका नाम है कुल्लू घाटी। क्या नाम है, कुल्लू घाटी। इसे भी एकदम क्लियर कट याद रखिएगा। कुल्लू घाटी कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में है और लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य में है। वैसे यह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में, लेकिन फिर भी ये सब किसके पार्ट हैं, तो आपको याद रखना है ये सब शिवालिक हिमालय के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, शिवालिक हिमालय के पार्ट हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जो बारामूला दर्रा है, बारामूला दर्रा भी पीर पंजाल के दक्षिण में है। किसके दक्षिण में है, पीर पंजाल की। यहाँ पर एक भी बात और ध्यान रखिएगा कि ये धौलाधर, क्या है, धौलाधर है। जबकि धौलागिरी जो है वह ग्रेट हिमालय की एक पर्वत चोटी है जो नेपाल में है। यहाँ पर पीर पंजाल के दक्षिण तथा शिवालिक के उत्तर में स्थित है बारामूला। यहाँ पर साथ में ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ दर्रे दिए गए हैं और ये सब दर्रे किस श्रेणी पर हैं, तो पीर पंजाल पर। सभी दर्रे इस पीर पंजाल की श्रेणी पर ही हैं। लेकिन कौन कौन से दर्रे हैं, तो एक पीर पंजाल दर्रा है, दूसरा दर्रा बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा को ही कहते हैं जवाहर सुरंग। यह किसको किसको कनेक्ट करता है ये भी आपको क्लियर रखना है। एक है रोहतांग दर्रा जिसको कहते हैं अटल सुरंग। क्या कहते हैं, अटल सुरंग। तो कौन किसको ऐड करता है, कौन किसको नहीं ऐड करता है, इस पर चर्चाएं अतीत में हुई हैं, उसको आप देखते रहिएगा जिससे आपको क्लियर कट आंकड़े याद हो जाएं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर बात है इसका हम प्रादेशिक वितरण की, एक तो पहले ध्यान रखिएगा जो शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से शुरू होता है और दिहांग गार्ज तक होता है। दिहांग गार्ज कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है और यह ब्रह्मपुत्रा नदी की घाटी है। साथ में अगर हम बात करें कि इसके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, तो उत्तर में आपकी यमबीएफ है या यमबीटी है,
इसमें कुल्लू की घाटी है, दून की घाटी है, द्वार की घाटी है। इसके दक्षिण में जो है वह एच है। एच जो है यही तराई का क्षेत्र है जो उत्तर के विशाल के मैदान को अलग करता है। उसके पश्चात अगर बात करें कि इस हिमालय का अगर हम प्रादेशिक वितरण की बात करें तो हिमालय के 3 भाग होते हैं। एक भाग है जो पश्चिमी भाग है, यह पश्चिमी भाग है। एक है जो पश्चिमी भाग में भी 2 पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी भाग में भी 2 पार्ट हैं। एक आपका मध्य भाग है और एक आपका पश्चिमी भाग है। इस प्रकार से टोटल अगर हम बात करें पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय के 2 पार्ट हैं। एक है पंजाब और जम्मू कश्मीर का, एक है कुमायूं हिमालय का। मध्य हिमालय को कहते हैं नेपाल का हिमालय, पूर्वी हिमालय को कहते हैं असम का हिमालय। पंजाब जम्मू कश्मीर का अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक विस्तार है तो इसके एक तरफ सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और एक तरफ इसकी है सतलज नदी। तो सतलज और सिंधु के बीच के क्षेत्र को कहते हैं पंजाब जम्मू कश्मीर का हिमालय। सतलज से काली के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं हम लोग कुमायूं हिमालय, तथा काली से तिस्ता के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं नेपाल हिमालय या मध्य हिमालय। तिस्ता से दिहांग के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं असम हिमालय या कहते हैं पूर्वी हिमालय। यहाँ पर जो पंजाब या जम्मू कश्मीर का हिमालय यह सर्वाधिक चौड़ा है। जो कुमायूं हिमालय है यहाँ पर सर्वाधिक हिमनद हैं। जो आपका नेपाल हिमालय है या जो मध्य हिमालय है यह सर्वाधिक लंबा है। और जो आपका असम हिमालय है यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। आगे हम आते हैं, इसी के आधार पर चूंकि प्रश्न हमारे जो थे वो किस पे था, केदारनाथ बद्रीनाथ से संबंध रखने वाला था। तो केदारनाथ बद्रीनाथ चूंकि आपका उत्तराखंड में है और उत्तराखंड किसका पार्ट है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केदारनाथ और बद्रीनाथ किसका पार्ट है, तो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कौन है, एक कुमायूं हिमालय। तो यह कुमायूं हिमालय कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में, एक क्लियर रखिएगा। इसी आधार पर केदारनाथ और बद्रीनाथ जो था वह किसका पार्ट था, कुमायूं हिमालय का था, जो अभी प्रश्न हम लोग देख रहे थे। उसी तथ्य के आधार पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गंगा नदी की, क्योंकि गंगा नदी की उत्पत्ति इसी केदारनाथ बद्रीनाथ नंदा देवी से हुई है। इसलिए इन तथ्यों को भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ से किस किस नदी की उत्पत्ति हुई। अगर इसके विषय में हम बात करें तो वैसे गंगा नदी 2 नदियों के मिलने से बनती है। एक का नाम है अलकनंदा और एक का नाम है भागीरथी। भागीरथी कहाँ से निकलती है, यह निकलती है गोमुख से और यहीं पे है गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी के निकलने जो अलकनंदा है कहाँ से निकलती है, उसके लिए हमको थोड़ा और तथ्यों को जानना पड़ेगा। यहाँ पर भागीरथी की बात करें तो भागीरथी की जो सहायक है उसका जाध गंगा है, भील गंगा है। और भील गंगा तथा भागीरथी के संगम पर है टिहरी बांध। फिर हम बात करें यहाँ पर एक है बिछड़ू गंगा और एक है धौली गंगा। इन दोनों के मिलने से जो नदी बनती है उसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। यह जो बिछड़ू गंगा है ये कहाँ से निकलती है, तो बद्रीनाथ से निकलती है। हम लोग चर्चा किए थे, बद्रीनाथ पहले था केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी। तो बद्रीनाथ यहाँ पर है। धौली गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ पर है सतोपथ हिमानी। फिर उसके पश्चात ये जहाँ पर मिलते हैं इस स्थान को नाम देते हैं विष्णु प्रयाग। क्या नाम देते हैं, विष्णु प्रयाग। फिर धौली गंगा जो आके अलकनंदा में मिलती है, जहाँ पर मिलती है इसका नाम है नंद प्रयाग। फिर इसी अलकनंदा में एक नदी जो आके नंदा देवी से निकल करके मिलती है जिसका नाम नंदाकनी है, जहाँ पर मिलती है उसका नाम है यहाँ पर कर्णप्रयाग। फिर इधर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। मंदाकिनी जहाँ से निकलती है उसका नाम है चेराबाड़ी। और जहाँ पर आकर के मिलती है अलकनंदा में उसका नाम है रुद्रप्रयाग। लेकिन इसी मंदाकिनी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बासुकी गंगा। क्या नाम है, बासुकी गंगा। बासुकी गंगा जहाँ से निकलती है उसका नाम है केदारनाथ। और केदारनाथ के जिस ताल से निकलती है उसका नाम है बासुकी ताल। इसी आधार पर हम लोग कह रहे थे कि जो उत्तराखंड में श्रेणियां हैं ग्रेट हिमालय की, ये सब ग्रेट हिमालय के पार्ट थे। किसके पार्ट थे, ग्रेट हिमालय के पार्ट थे। तो इसमें जो है केदारनाथ बद्रीनाथ नंदा देवी, तो केदारनाथ से जो निकलती है उसका नाम बासुकी गंगा जो मंदाकिनी की सहायक है। अगर हम बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ से आपकी अलकनंदा निकलती है। साथ में अगर हम नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी से आपकी नंदाकिनी नदी निकलती है। तो इन तथ्यों को भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अगले पे हम चलते हैं। अगला अब यहाँ पर आई गए हैं तो गंगा नदी पर थोड़ा बृहद चर्चा कर लेते हैं। गंगा नदी 2 नदियों के मिलन से बनता है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो यह हम कह सकते हैं यहाँ पर चेराबाड़ी ग्लेशियर है। जहाँ पर मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। फिर इसकी सहायक नदी एक इसकी अगर हम बात करें, एक आपका इस साइड है
अगर हम नदी इस दिशा में फ्लो कर रही है, इस दिशा में करेंगे तो यह इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट से जो नदी है उसका नाम है रामगंगा, फिर राइट से बात करें तो यमुना है। लेफ्ट की सभी नदियों को देख लीजिए, रामगंगा है, फिर गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, ये सब नदियां हैं। तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है और महानंदा है। अगर हम राइट की बात करें तो यहाँ पर यमुना है, फिर तमसा है, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, फाल्गु के बाद हम बात करें अगर फाल्गु है, उसके पश्चात यहाँ पर लास्ट में कहाँ कहाँ पे कौन मिलती है इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। जो राम सागर आके गंगा नदी मिलती है, कहाँ मिलती है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में। यमुना कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तमसा कहाँ पे मिलती है? तो सिमसा में मिलती है। यह जो गोमती मिलती है कहाँ मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। जो कर्मनाशा है यह आके भी यहाँ पे मिलती है, देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश के लगभग बॉर्डर पे है। तो यहाँ पर घाघरा जो मिलती है कहाँ पर? या बिहार के छपरा में मिलती है। सोन नदी जहाँ पर आके मिलती है उसका नाम पटना है। फिर यहाँ पर मेन गंडक है, गंडक जहाँ पे आके मिलती है उसका नाम हाजीपुर है। बूढ़ी गंडक जहाँ मिलती है उसका नाम मुंगेर है। कोसी जहाँ पर मिलती है उसका नाम है भागलपुर है। महानंदा जहाँ पर मिलती है उसका नाम है मालदा, वेस्ट बंगाल। इन सब के मध्य में कुछ क्षेत्र हैं। आगे यह नदी जब गुजरती है तो कह सकते हैं वेस्ट बंगाल में एक फरक्का स्थान है, वहाँ से यह दो पार्टों में बढ़ जाती है। फरक्का बैराज है, एक क्लियर रखिएगा, फरक्का क्या है? बैराज है। फरक्का बैराज से ही गंगा नदी के दो पार्ट हो जाते हैं। जो बांग्लादेश में प्रवेश करता है उसका नाम पद्मा है, और जो वेस्ट बंगाल में प्रवेश करता है उसका नाम हुगली है, और इसी की सहायक नदी है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। यहाँ पर कुछ कह सकते हैं मध्य के क्षेत्र हैं, जैसे रुहेलखंड है, अवध है, पूर्वी यूपी है, सारण है, मिथिला है, पश्चिम बंगाल है और मगध है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। रामगंगा और गोमती के मध्य को कहते हैं रुहेलखंड, तथा गोमती और घाघरा के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? अवध कहते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र मिलाकर के जिसका निर्माण होता है, इसके लिए हम प्रादेशिक थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रादेशिक यहाँ पर जानकारी आपको होनी चाहिए। तो गंगा नदी का हम प्रादेशिक वितरण की अगर बात करें तो गंगा नदी को तीन पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है ऊपरी गंगा, एक होता है मध्य गंगा, एक होता है निचली गंगा। ऊपरी गंगा के कितने पार्ट हैं? तो इसमें दो है, एक है रुहेलखंड, एक है अवध। रुहेलखंड रामगंगा से शुरू होता है, गोमती तक है। अवध जो है गोमती से शुरू होता है, घाघरा तक है। इसके पश्चात मध्य गंगा का क्षेत्र शुरू होता है। मध्य गंगा के क्षेत्र में ही है आपकी मगध, जो सोन नदी से संबंध रखती है। किससे? सोन नदी से। तो सोन नदी से जो संबंध रखने वाला क्षेत्र है या जो मैदान, उसका नाम मगध है। लेकिन मध्य गंगा में और कौन कौन से हैं? तो पूर्वांचल है। पूर्वांचल इस घाघरा से शुरू होता है, गंडक तक है। पूर्वांचल में कुछ पार्ट पूर्वी यूपी के हैं और कुछ पार्ट बिहार के हैं, एक क्लियर रखिएगा। इसमें पूर्वी यूपी प्लस बिहार, इन दोनों का क्षेत्र यहाँ पर आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं पूर्वांचल। साथ में गंडक से अगर हम बूढ़ी गंडक की बात करें तो यहाँ पर है सारण। क्या है? सारण, ये भी एक मैदान है। फिर बूढ़ी गंडक से अगर कोसी की बात करें तो यहाँ पर जो क्षेत्र होता है उसका नाम मिथिला है। उसके पश्चात कोसी से महानंदा के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं पश्चिम बंगाल का मैदान। तो इन्हीं तथ्यों को आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है रुहेलखंड, अवध, पूर्वांचल या पूर्वी यूपी, सारण, मिथिला और नीचे मगध है, और इधर है पश्चिम बंगाल। तो इनको हम कहते हैं, एक है पश्चिमी गंगा, एक है मध्य गंगा और एक है पूर्वी गंगा। तो इन सब तथ्यों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि यह प्रादेशिक विभाजन है गंगा नदी का। अगले पार्ट पर हम चलते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है काफ़ी अच्छा है। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? एक ही झील है जो असम में स्थित है, और उस झील का क्या नाम है? अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर झील का जो नाम है चपनाला। क्या नाम है? चपनाला झील है, और ये कहाँ पर है? असम में है। असम में है चपनाला झील, इसके विषय में क्लियर रखिएगा। बाकी झीलों का कहाँ से संबंध है, इस पर भी हमने एक अलग से इसी में ऐड किया है, जिसमें सभी झीलों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इन झीलों को आप क्रम से देख सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख को हम एक साथ लिए हैं। इसमें जो झीलें हैं यहाँ पर शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग, अर्थात यहाँ पर नाग है, सर है, इस प्रकार के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया, अर्थात नाग, सर। तो यहाँ पर बिसनसर, किसनसर, बिसनसर, नागे, जानसर, मानसबल। फिर यहाँ पर पोंगत्सो। पोंगत्सो जो है यह एक सतरंगी झील है, और यहीं पर 3 इडियट फिल्म बनी थी। इसी प्रकार है गाडसर, एमसर। लेकिन अगर अपवाद की बात करें
तो सर से याद आया, यहाँ पर जो लुनक सर है यह राजस्थान में है। तो जो अपवाद है उसे याद रखिएगा, क्योंकि बाकी सर तो आपके जम्मू कश्मीर में है, लेकिन लुनक सर आपका राजस्थान में है तथा हमीर सर गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये दो नदियों को छोड़ करके जितने सर हैं या जितने नाग हैं ये सब कहाँ पर हैं? तो जम्मू कश्मीर में हैं। इन तथ्य को आपको याद रखना है। अगली अगर हम बात करें झील की, तो उत्तराखंड में भी बहुत सारी झीलें हैं और इनमें ताल और कुंड हैं। अगर देखा जाए तो माता ताल है, देवताल है, नैनीताल है, राकस ताल है, खुरपा ताल है, नौकुटिया है ताल, रूप कुंड है, नौकुचिया झील है। और इसी रूप कुंड को एक नाम और दिया जाता है जिसे कहते हैं कंकाल या रहस्यमयी झील कहते हैं। अपवाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रताल है, सूरजताल और नाकोताल। तो चंद्रताल, सूरजताल और नाकोताल, क्योंकि ताल यहाँ पर उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं, लेकिन चंद्रताल, सूरजताल, नाकोताल उत्तराखंड में नहीं बल्कि कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में है। और अपवाद की बात करें तो जो कि ताल यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर ताल देखिए भोजताल, भोजताल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। रामगढ़ ताल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कर्णताल कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। कुछ ताल अपवाद हैं, अन्यथा सभी ताल कहाँ पर हैं? तो उत्तराखंड में है। इन तथ्यों को भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अगली जो यहाँ पर स्टेट है वह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो झीलें हैं उनमें है पराशर झील, फिर है गोविंद सागर। गोविंद सागर झील से ही आपका भाखड़ा नांगल बांध निकलता है जो सतलज नदी पर है। अगर हम और बात करें यहाँ पर एक इसी के माध्यम से एक और झील अगली है जिसका नाम है महाराणा प्रताप, और यह पोंग बांध पर है जो ब्यास नदी पर है, और इसी के माध्यम से इंदिरा नहर को जल प्रदान करने का प्रयास किया जाता है शीत ऋतु में। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप से तो एक राणा प्रताप है। देखिए ये तथ्य हम कई बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि महाराणा प्रताप आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, जबकि राणा प्रताप कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है। और किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। जबकि महाराणा प्रताप किस पर है? तो ब्यास नदी पर है। इन तथ्यों को एक क्लियर कट याद रखिएगा। यहाँ पर चंद्रताल, सूरजताल और नाकोताल भी विद्यमान है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं आंकड़ों को। अगले आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर अगला है राजस्थान। राजस्थान में भी कई झीलें हैं, जैसे राजसमंद है, जयसमंद है, डिडवाना है, लुनकसर है, पिछौला है। यही एक लुनकसर है जो अपवाद थी, हम डिस्कस किए हैं अभी। पिछौला है, सांभर है, नक्की है, पुष्कर है। पुष्कर झील कहाँ पर है? तो लूनी नदी के ही मार्ग में पड़ती है पुष्कर झील। भेभर है, फतेह सागर है। फतेह सागर भी एक अपवाद है क्योंकि यहाँ पर सागर जो शब्द है, सागर मुख्य रूप से कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में, इसलिए ये भी एक अपवाद है। साथ में अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की झीलों को सागर शब्द से प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे हुसैन सागर है, फिर यहाँ पर हिमायत सागर है, यहाँ पर कोल्लेरू झील है। कोल्लेरू झील के विषय में भी हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि जो किचड़ा और गोदावरी के मध्य में है। साथ में अपवाद की बात करें तो आप देख रहे हैं गोविंद सागर, महाराणा प्रताप। गोविंद सागर और महाराणा प्रताप ये दोनों हिमाचल प्रदेश में, इनके साथ देखिए सागर शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये भी एक अपवाद ही है, अतीत में चर्चा भी किए हैं हम। आसमान सागर, आसमान सागर आपका तेलंगाना में है, और फतेह सागर अपवाद हो ही गया है। तो अपवाद में फतेह सागर भी है। क्या है? फतेह सागर, जो कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, ये भी क्लियर रखिएगा। आसमान सागर कहाँ पर है? तेलंगाना में है। गोविंद सागर कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। महाराणा प्रताप सागर कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो कुछ आपके अपवाद भी हैं, इन अपवादों को भी आपको ध्यान रखना है कि जिससे प्रश्न बनाने में आपको कोई असुविधा ना हो। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है? अगर इस प्रश्न का आंसर दिया जाए तो यह 1985 में है। कब है? यह पूरी तरीके से आंकड़े पर आधारित है। इस आंकड़े को आप एज इट इज याद करिए, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो गोवा में एक ही जलप्रपात है जिसका नाम है दूध सागर। क्या नाम है? दूध सागर। और दूध सागर जिस नदी पर स्थित है उसका नाम है मांडवी। क्या नाम है? मांडवी। मांडवी को ही कहते हैं महादाई। क्या कहते हैं? महादाई। और यही नदी है जो गोवा प्लस कर्नाटक के मध्य जल विवाद का कारण है। इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है। और जो धुआंधार जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर है, इस पर भी चर्चा हम लोग अतीत में कर चुके हैं। अगर हम बात करें नोह काली कई तो यह मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। और कुछ आंकड़ों के अनुसार इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, जबकि अन्य आंकड़ों के अनुसार जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है कूचिकल। क्या नाम है? कूचिकल।
और वह किस नदी पर है, वह बराही नदी पर है। तो इन तथ्यों की भी चर्चाएं हम लोग अतीत में कर चुके हैं, जिसे आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न काफ़ी बेहतर है, आप इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत का विशाल मैदान को दक्कन के पठार तथा तटीय मैदान से अलग करता है? तो उसका नाम है मध्य उच्च भूमि। इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसके लिए एक अलग से हमने यहाँ पर फिगर आपके साथ रखा है। ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। ये क्या है? एक केंद्रीय उच्च भूमि है, जिसके उत्तर में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा विशाल मैदान है। क्या है? ये पूरा विशाल मैदान है, यहाँ पर विशाल मैदान है। और इधर जो है ये है दक्कन का पठार है। तो दक्कन के पठार और उत्तर के विशाल के मैदान के मध्य में जो क्षेत्र है उसका नाम है केंद्रीय उच्च भूमि। क्या नाम है? केंद्रीय उच्च भूमि। एक क्लियर रखिएगा, इसी को कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। जो केंद्रीय उच्च भूमि है इसके कई पार्ट हैं, और यहाँ पर कौन कौन से पार्ट हैं? इसमें आपका नाम आता है अरावली है। क्या है? अरावली है। फिर है मेवाड़ है, मालवा है। क्या है? मालवा है। बुंदेलखंड है, उसकी सब चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं। साथ में आप देख सकते हैं विंध्यन है। क्या है? विंध्यन है। तो ये सब जो संरचनाएं हैं यह इसी केंद्रीय उच्च भूमि की हैं। कौन कौन सी हैं? अरावली, मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड। अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और विंध्याचल। अरावली से जो नदी निकलती है उसका नाम है लूनी, और लूनी की एक सहायक नदी जिसका नाम पश्चिमी बनास। जबकि इसी अरावली के ही कह सकते हैं गुरु शिखर से जो एक श्रेणी निकलती है या एक नदी निकलती है जिसका नाम बनास है, और यह बनास किसकी सहायक है? तो चंबल की सहायक है। साथ में अगर मालवा के पठार की बात किया जाए तो मालवा के पठार से दो नदी निकलती है, एक का नाम काली सिंध जो चंबल की सहायक है। कहाँ से निकलती है? तो बागली देवास से निकलती है, मध्य प्रदेश से। इस पर चर्चाएं हम लोग अतीत में कर चुके हैं, लेकिन चूंकि तथ्य आ जाता है इसलिए बार बार रिपीट किया जाता है जिससे तथ्य हमको याद हो जाएं। उसी प्रकार जो सिंध है यह किसकी सहायक है? तो यमुना की सहायक है। और कहाँ से निकलती है? तो यह भी मालवा के पठार से निकलती है, और विदिशा से निकलती है। भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से आप, और विंध्याचल से जो नदी निकलती है उसका नाम है चंबल। कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर एक पहाड़ी जिसका नाम है जनापाव की पहाड़ी। क्या नाम है? जनापाव की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है। और स्थान क्या है? मऊ कैंट, जहाँ पर अम्बेडकर जी का जन्मस्थल है। तो इस प्रकार से इन तथ्यों को ध्यान में रख करके आप कई प्रश्नों को बना सकते हैं। जो केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है, जो उत्तर के विशाल मैदान को दक्कन के पठार से अलग करता है। इस प्रकार से आज का यह जो एपिसोड है इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम पुनः एक नए एपिसोड के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।